नमस्कार। जुड़े हुए सभी प्यारे साथियों का द ड्रीम पॉइंट के इस डिजिटल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। देखिएगा, प्रतिदिन की तरह ही एग्रोनॉमी की क्लास में आज हम पढ़ेंगे एग्रोनॉमी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक शुष्क खेती। और शुष्क खेती की आज की ये सेकंड क्लास है। शुष्क खेती की आज की ये दूसरी क्लास है। इसके पूर्व में हमने शुष्क खेती के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया था और जो शेष है वो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। क्लास की शुरुआत आपको पता ही है, प्रतिदिन की तरह मोटिवेशनल शायराना अंदाज में होगी। और चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि कोशिश करो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश करो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। बिल्कुल कोशिश जारी रखिए। कहते हैं कि निरंतर प्रयास ही व्यक्ति को सफल बनाते हैं। तो निरंतर प्रयास करने हैं आपको। क्या करने हैं? निरंतर प्रयास करने हैं। यूं नहीं सोचना है कि सर 12 महीने बाद या 1.5 साल बाद एग्जाम है तो अभी पढ़ना नहीं है। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, अभी भी कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो रात को 12-12 बजे तक पढ़ते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए। आपका कंपटीशन यूं नहीं सोचना कि भाई 12th पास के एग्जाम है इसलिए 12th पास वाले बैठेंगे। जिनके बीएससी एमएससी क्लियर है वो भी बैठेंगे। तो दमदार मेहनत करनी है, मजेदार मेहनत करनी है, शानदार मेहनत करनी है। और इस 2025 के एंड होते ही इसकी जो वैकेंसी आएगी और 2026 में जैसे ही एग्जाम हो तो एक इतिहास रचना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, शुष्क खेती के बारे में हमने पढ़ लिया था कि शुष्क खेती क्या है कि मृदा में नमी संरक्षण करके फसल उत्पादन लेना। ठीक है, इसके बाद हमने शुष्क खेती के 3 प्रकार भी पढ़े थे, है ना। एक तो थी शुष्क खेती। कौन सी थी सर? शुष्क खेती। एक थी शुष्क भूमि कृषि, ड्राई लैंड फार्मिंग। ये तो ड्राई फार्मिंग, ये थी ड्राई लैंड फार्मिंग, शुष्क भूमि खेती। एक थी रेनफेड फार्मिंग यानी कि बारानी कृषि, रेनफेड फार्मिंग, बारानी कृषि, रेनफेड फार्मिंग। ऐसा क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 750 mm से कम हो, ऐसा क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 750 mm से कम हो, उसे कौन सा कहते हैं? शुष्क खेती कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? शुष्क खेती वाला क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, शुष्क भूमि खेती तो 750 mm से, ये याद रखना है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 1150 mm क्या होती है? यहाँ पे बारिश होती है। और बारानी कृषि में 1150 mm से अधिक बारिश होती है। ठीक है, 115 सेंटीमीटर कह सकते हो इसको, आप कह सकते हो 75 से 115 सेंटीमीटर, इसको 75 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से कुछ पढ़ा था। और हमने फिर एक टेबल बनाई थी, जिस टेबल में हमने कुछ महत्वपूर्ण अवयव पढ़े थे। तो आप जो भी साथी इस क्लास में डायरेक्टली जुड़े हैं तो पहली क्लास भी जरूर देख लीजिएगा, उसमें भी हमने काफी कुछ इसके रिलेटेड बातें की थी। अब आज हम जो पढ़ेंगे शुष्क खेती में, उसमें पहला पॉइंट पढ़ेंगे शुष्क खेती के सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे भैया? शुष्क खेती के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ ड्राई फार्मिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राई फार्मिंग। तो इसमें पहला सिद्धांत आता है आपका नमी संरक्षण का सिद्धांत। भाई, शुष्क खेती के बारे में हमने क्या कहा था? मृदा में नमी संरक्षण करके फसल उत्पादन लेना, वही तो था शुष्क खेती। भाई, मृदा में किस प्रकार से हम नमी संरक्षण कर सकते हैं? अब एक बात बताओ, यदि मृदा में हम नमी संरक्षण कर रहे हैं, मृदा में यदि हम नमी संरक्षण कर रहे हैं, तो फिर सिद्धांत जब भी पढ़ेंगे इसके तो पहला नमी संरक्षण का सिद्धांत आना चाहिए। तो हमारा पहला सिद्धांत है कि नमी संरक्षण का सिद्धांत। कौन सा है सर? नमी संरक्षण का सिद्धांत। नमी संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ, है ना, नमी संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रिंसिपल ऑफ मॉइस्चर कंजर्वेशन। ठीक है, अब आप देखिएगा नमी संरक्षण का सिद्धांत। तो इसमें मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाना, इसका उद्देश्य क्या होता है? अगर आपको पूछे निम्न में से मृदा में नमी संरक्षण का सिद्धांत, मृदा में नमी संरक्षण का सिद्धांत किया जाता है, 4 ऑप्शन होंगे। तो उसमें उद्देश्य में आप क्या कहोगे? उद्देश्य में आप कहोगे मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाना, मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाना। तो उद्देश्य क्या है? मृदा की, आप लिख देना आगे उद्देश्य, है ना, ऑब्जेक्ट। क्यों करते हैं ये सिद्धांत? मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाना, जल धारण क्षमता बढ़ाना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाना। ठीक है,
अब इसमें क्या करते हैं, इसके अंतर्गत मल्चिंग की जाती है। क्या की जाती है सर? मल्चिंग की जाती है। क्या की जाती है सर? मल्चिंग की जाती है। ठीक है, मल्चिंग यानी कि खेत में मल्चिंग का प्रयोग किया जाता है। मल्चिंग, खेत में मल्चिंग का प्रयोग है ना, खेत में मल्चिंग का प्रयोग किया जाता है। खेत में मल्चिंग का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आप देखिएगा वाष्पोत्सर्जन को कम करना। देखो एक तो मल्चिंग की जाती है भाई, पहला प्रश्न यहाँ से बनेगा नमी संरक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत इसका क्या उद्देश्य है या नमी संरक्षण का सिद्धांत में सम्मिलित है। तो वो क्या सम्मिलित है कि सर मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाना, मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाना। दूसरा कि मल्चिंग निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत की जाती है। 3-4 जो भी सिद्धांत है उन सिद्धांतों का ऑप्शन दे देगा और आपको पूछेगा मल्चिंग किस सिद्धांत में सम्मिलित है, तो मल्चिंग नमी संरक्षण के सिद्धांत में सम्मिलित है। अब इसमें और क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं। वाष्पोत्सर्जन, वाष्प के उत्सर्जन को कम करते हैं। वाष्पोत्सर्जन को कम करना भी इसमें आता है। वाष्पोत्सर्जन को कम करना किसमें आता है? इसी में आता है। और वाष्पोत्सर्जन को कम किसके द्वारा करते हैं? वाष्पोत्सर्जन रोधी, है ना, वाष्पोत्सर्जन रोधी, बिल्कुल। तो किसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन रोधी द्वारा। वाष्पोत्सर्जन रोधी ऐसे एसिड या ऐसे तत्व जो वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं या रोकते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं, उनको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन रोधी। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन रोधी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण वाष्पोत्सर्जन रोधी, क्योंकि वहां से प्रश्न कई बार आते हैं। देखिएगा वाष्पोत्सर्जन रोधी की अगर मैं बात करूं तो पहला तो है रंध्र बंद करने वाला। कौन सा आता है? वाष्पोत्सर्जन रोधी, आप यहां लिख देना है ना, वाष्पोत्सर्जन रोधी। वाष्पोत्सर्जन रोधी। ठीक है, तो पहला तो कौन सा पढ़ेंगे हम? वाष्पोत्सर्जन रोधी। ऐसे रोधी, ऐसे वाष्पोत्सर्जन रोधी जो रंध्र बंद करते हैं, यानी कि रंध्र बंद करने वाले, रंध्रों को बंद करने वाले। अब आपको रंध्र क्या होते हैं? जो पेड़ पौधों में छोटे छोटे छेद होते हैं, हमारे में भी रंध्र पाए जाते हैं जहां से पसीना आता है ना। ठीक है, अब देखो ये त्वचा है तो यहाँ पे पसीना आता है ना गर्मियों में, तो वो उन्हीं रंध्रों द्वारा आता है। ठीक है, अब इसमें कौन सा है? पहला तो है फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड, है ना, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट। फिनाइल, इसमें पहला आप याद रखोगे फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट। फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, मर्क्यूरिक एसिटेट, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट। ठीक है, इसको कहते हैं पीएमए। क्या कहते हैं? पीएमए। हो सकता है क्वेश्चन आए कि निम्न में से रंध्र बंद करने वाला वाष्पोत्सर्जन रोधी है, और वहां ऑप्शन में फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट की जगह पीएमए लिख दे। आप कहोगे सर पीएमए तो पढ़ा ही नहीं, ये रहा, इसी को तो पीएमए कहते हैं, है ना। और पीएमए की मात्रा कितनी रखते हैं? पीएमए की मात्रा मतलब 8 लिखा जाता है ना, जीमेल वाला जो 8 लिखते हैं भाई, 8 10 की घात -4, 10 की घात -4 कितनी रखते हैं ऐसा मात्रा? 10 की घात -4। ठीक है, -4 को या 4 को एक ही बात है। ठीक है, और सर किसका प्रयोग करते हैं? एट्राजिन का प्रयोग करते हैं। और किसका प्रयोग करते हैं इसमें? एट्राजिन का। किसका प्रयोग करते हैं सर? एट्राजिन का। किसका प्रयोग करते हैं सर? एट्राजिन का। ठीक है, अब आप देखिएगा, एट्राजिन, इसके अलावा CO2 और ABA, इसके अलावा CO2 और चौथा आप याद रखोगे ABA, मतलब एब्सिसिक एसिड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस भी वाष्पोत्सर्जन को कम करती है। वाष्पोत्सर्जन को कम करने में कौन सी गैस का योगदान रहता है? CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। इस बात का आप थोड़ा सा क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। फिर दूसरे आते हैं वाष्पोत्सर्जन रोधी जो प्रकाश परावर्तन करते हैं, है ना, प्रकाश परावर्तन करते हैं। क्या करते हैं सर? प्रकाश का परावर्तन करते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन करने वाले देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन करने वाले हम देखते हैं कुछ। और ऐसे साथी जो चैनल पर नए हैं, कमेंट करके बताना कैसी लग रही है क्लास। ठीक है, अगर अच्छी लग रही हो तो भी बताना है, और अच्छी नहीं लग रही है, कुछ कमी लग रही है तो बताना ही बताना है। ठीक है,
देखिएगा। चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं, और ये यूट्यूब पर पहली बार ऐसा कोई चैनल है जो कंप्लीट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, जेट का और एग्रीकल्चर के कंपटीशन एग्जाम का कोर्स फ्री करवा रहा है। ठीक है, तो ऐसे साथी जिन्हें वास्तविकता में नीड है, क्योंकि 5,000 10,000 के कोर्स हर कोई नहीं खरीद सकता, क्योंकि कृषि विज्ञान में 90% छात्र होते हैं मिडिल क्लास या गरीब परिवार से। मैं उनकी स्थिति को समझता हूं, इसलिए ये डिसीजन लिया है। ठीक है, अब देखिएगा आप। अब दूसरा आते हैं प्रकाश परावर्तन वाले। कौन से आते हैं सर? मैं भी तो 3,000 में 4,000 में अपना कोर्स लॉन्च कर सकता था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। दूसरे आते हैं सर प्रकाश परावर्तन वाले। कौन से आते हैं सर? प्रकाश परावर्तन वाले। प्रकाश परावर्तन वाले, तो प्रकाश परावर्तन वाले वाष्पोत्सर्जन रोधी में आप याद रखोगे कौन सा? केओलिन। कौन सा? केओलिन। केओलिन कौन सा याद रखोगे सर? केओलिन, है ना। केओलिन की 5% मात्रा कितनी सर? 5%। कितनी मात्रा रखनी सर? 5%। और इसके अलावा चूना और सिलाइट। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। फिर तीसरे आते हैं वृद्धि को कम करने वाला साइकोसिल। तीसरे आते हैं वृद्धि को कम करने वाला, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। वृद्धि को कम करने वाले वाष्पोत्सर्जन रोधी, वृद्धि को कम करने वाले, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, और पहले में तो वो तो है ही। ठीक है, कम करने वाले। ठीक है, वृद्धि को कम करने वाले आप देखिएगा। साइकोसिल कौन सा है? साइकोसिल, प्रश्न आया हुआ है। साइकोसिल की जगह सी लिखा मिल जाए तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप। इसके अलावा आप ध्यान रखोगे कि परत का निर्माण करने वाले कौन से हैं? चौथे कौन से आते हैं हमारे पास? परत का निर्माण करने वाले। परत का निर्माण करने वाले। देखिएगा, अगर मैं बात करूं परत के निर्माण करने वालों की, तो वो उसमें पहला आता है वैक्स। कौन सा आता है? वैक्स। फिर आता है हेक्साडिकेनोल। कौन सा आता है? हेक्साडिकेनोल। तो एक तो आप इसमें याद रखोगे वैक्स। कौन सा याद रखोगे सर? वैक्स। एक आप याद रखोगे हेक्साडिकेनोल, है ना। ये दो उदाहरण आप क्या रखोगे? याद रखोगे। ठीक है, इसके अलावा मोबाइलिप और सल्फाइन, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये दो नाम याद रखोगे। मोबाइलिप भी आप लिख देना भले, लेकिन ये दो थोड़े मतलब ऐसा है कि वैक्स के बारे में तो पूछा भी गया है, शायद प्री पीजी में पूछा गया है शायद, है ना। तो ये 4 प्रकार के हैं वाष्पोत्सर्जन रोधी। क्या है? वाष्पोत्सर्जन रोधी। अब सूखा प्रतिरोधी किस्मों की बुआई करनी चाहिए। जब इन परत का निर्माण करने वाले वाष्पोत्सर्जन रोधी का प्रयोग करते हैं तो सूखा प्रतिरोधी किस्मों की बुआई करनी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सूखा प्रतिरोधी किस्मों की बुआई करनी चाहिए। जब इनका प्रयोग करते हैं तो कौन सी किस्मों की बुआई करनी चाहिए? सूखा प्रतिरोधी, सूखा सहनशील, सूखा प्रतिरोधी किस्मों की बुआई करनी चाहिए। बुआई करनी चाहिए, है ना। सूखा प्रतिरोधी किस्मों की क्या करनी चाहिए? बुआई करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ अगर मैंने लिखा है सूखा प्रतिरोधी किस्मों, तो किस्मों से आपके कई बार सवाल आ जाते हैं, तो एक किस्मों की टेबल लिखवा देता हूँ, वेराइटीज की। ठीक है, शुष्क कृषि हेतु वैरायटी आपको पूछी जाती है, जैसे बाजरा की WCC 75 वगैरह। ठीक है, आप लिखेंगे, साथ साथ लिखते जाइए, डाउट है कोई पूछते जाइए। ठीक है, और मजे से पढ़ते जाइए। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है, बस ये खुद पे थोड़ा सा यकीन रखो, है ना। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प
नहीं होता। और हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। यानी कि आप अगर दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, खुद में आत्मविश्वास लाते हैं, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप चाहे तो दुनिया जीत सकते हैं मेरे भाई। अब देखिएगा, एक टेबल आप बनाएंगे, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता है ना। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ठीक है, और जीत का कोई विकल्प नहीं होता। अब आप देखिएगा, किस्मों की बात करूं तो यहां आप लिखोगे फसल। फसल बड़ी अच्छी लाइन थी, कहीं पढ़ी थी, लेकिन बीच में कंफ्यूजन हो रहा था। अब देखिएगा, फसल, फसल और शुष्क खेती हेतु किसमें, तो फसल में आप पहले याद रखोगे बाजरा। कौन सी सर, बाजरा। और यहाँ आप आगे लिखोगे शुष्क खेती हेतु, शुष्क खेती हेतु उपयुक्त किसमें, शुष्क खेती, शुष्क खेती हेतु उपयुक्त किसमें। और जो भी साथी देख रहे हैं, 1 जनवरी से हमारे जालौर जिले में और चौराहे के पास ऑफलाइन बैच जेट के और सुपरवाइजर के टारगेट बैच आरंभ हो रहे हैं। तो जो भी साथी देख रहे हैं आसपास के, यदि जालौर के हैं, तो ऑफलाइन बैच के लिए आप कांटेक्ट कीजिए। ऑफलाइन बैच में आपको नाम मात्र फीस में जुड़ने का मौका मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी को दमदार कर पाओगे। ठीक है, शुष्क खेती हेतु उपयुक्त किसमें, देखिएगा अगर मैं बात करूं बाजरा की, तो WCC 75 और RHB 90, इसमें आएगी WCC 75 और RHB 90, RHB 90, WCC 75 और RHB 90, RHB 90। ज्वार की CSS 6, CSS 14 और SPV 94, SPV 94, CSS 6, CSH 14 और SPV 96, ये किसकी है सर, ज्वार की है। किसकी है सर, ज्वार की है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आप याद रखोगे तिल में RT 127, RT 46 और TC 56। तिल, RT है ना, बिल्कुल। RT 127, RT 46 और TC 25, RT 127, TC 25 और RT 46 है ना। ये 3 आप याद रखोगे तिल में। किसमें याद रखोगे सर, तिल में। फिर आप याद रखोगे सर मूंगफली में JL 24 और GG 2, JL 24 और GG 2, ये है सर किसमें, मूंगफली में। किसमें है सर, मूंगफली में। किसमें है सर, मूंगफली में। ठीक है, ये टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और आता ही रहेगा। ठीक है, तो ये किसमें आपको याद होनी ही चाहिए। सोयाबीन में NRC 27 और GS 335, NRC 27 और GS 635, ये है सोयाबीन में। किसमें है सर, सोयाबीन में है ना, सोयाबीन में। सरसों बायो 902 अरावली, सरसों में बायो 902, सरसों में है बायो 902, बायो 902 है ना। अरावली कौन सी वाली है, ये अरावली है। ये अरावली पर्वतमाला नहीं है, सरसों की किस्म है। और पूसा बोल्ड है, दुर्गामणि है, RH 36 है। पूसामणि दुर्गामणि, पूसामणि दुर्गामणि, पूसामणि और दुर्गामणि, दुर्गामणि है ना। इसके अलावा पूसा बोल्ड है ना, पूसा बोल्ड है, पूसा बोल्ड है, पूसा मणि नहीं है, पूसा बोल्ड है। थोड़ी सी साथियों समझ चाहता हूं, पूसा बोल्ड है, पूसा बोल्ड है
और दुर्गा मणि है। कौन सी मणि है? दुर्गा मणि है। RH 30 है, RH 30। ये आप ध्यान रखोगे किसमें? सरसों में। किसमें? सरसों में। इसमें ये बायो 902 मोस्ट इंपोर्टेंट है। बायो 902 वेरी 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 इंपोर्टेंट है। ठीक है। अब आप देखिएगा चने की प्रताप चना 1 दाहोद, प्रताप चना 1 दाहोद, प्रताप चना 1 और दाहोद, ये किसमें है सर? चने में है। किसमें है सर? चने में है। ठीक है। इसके बाद गेहूं में D134 और मुक्ता, गेहूं में D134 और मुक्ता, गेहूं में, ये गेहूं के साइंस में ध्यान रखनी है, बाजरा के साइंस में WCC 75 इंपॉर्टेंट है ना। गेहूं में आप देखिएगा D134 और मुक्ता, मुक्ता है ना। इसके अलावा आप चवला में ध्यान रखोगे FS 68 और C152। चवला में आप ध्यान रखोगे FS 168, FS 68 और C152, FS 68 और C152 है ना। ये कुछ वेराइटीज आप शुष्क खेती के लिए ध्यान रखोगे। शुष्क खेती है तो आपको किस में पूछी जाती है, वो किस में आप थोड़ी सी क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। इसके बाद आप देखिएगा बीज दर सामान्य से 10 से 15% अधिक व पौधों की संख्या सामान्य से कम रखनी चाहिए। अब जब आप शुष्क खेती करो तो किन बातों का ध्यान रखना है? शुष्क खेती जब आप करो तो किन बातों का ध्यान रखना है? देखिएगा शुष्क खेती में आपको एक तो बीज दर सामान्य से अधिक रखनी पड़ेगी, क्योंकि शुष्क खेती वर्षा आधारित है तो बराबर रूप से सबका अंकुरण होगा नहीं, है ना। तो शुष्क खेती में आप एक तो बीज दर सामान्य से थोड़ी बहुत क्या रखोगे? अधिक रखोगे। ठीक है। आप लिखिएगा शुष्क खेती हेतु मुख्य बिंदु या मुख्य किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है बीज दर सामान्य से 10 से 15% अधिक और पौधों की संख्या सामान्य से कम। बीज दर तो आप क्या रखोगे? सामान्य जितनी रखते हो ना भाई, नॉर्मली जिसकी जितनी बीज दर होती है उससे 10 से 15% अधिक, 10 से 15% क्या रखनी है? अधिक। और पौधों की संख्या सामान्य से कम होनी चाहिए, है नहीं। पौधों की संख्या तो कम होनी चाहिए, वो तो ऑटोमेटिक होगी। बीज दर अधिक रखेंगे तो फिर वो संतुलन आ जाएगा, फिर कह सकते हो, है ना। अब देखिएगा राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में शुष्क खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से सवाल आपके पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। ठीक है। राजस्थान में अगर आपको पूछे कि राजस्थान में हमको करनी है शुष्क खेती, क्या करनी है सर? शुष्क खेती। तो बताओ भैया राजस्थान में शुष्क खेती हेतु, शुष्क खेती हेतु सबसे उपयुक्त फसल, सबसे उपयुक्त फसल, तो आप क्या कहोगे सर? तो आप क्या कहोगे सर? तो आप कहोगे गवार। क्या कहोगे? गवार। क्या कहोगे आप? गवार। ठीक है। कौन सी है सर? गवार है। इस बात का आप थोड़ा सा क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। सर्वाधिक उपयुक्त फसल है ना, सबसे उपयुक्त फसल है। राजस्थान में शुष्क खेती है तो सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? गवार है। इन दो बिंदुओं के साथ हमारी शुष्क खेती वाला जो टॉपिक है वो होता है क्लियर, और 2 क्लासों में हमने कवर किया। ठीक है। और 2 क्लासें मिला के लगभग कितनी होगी? 50 मिनट के आसपास, यानी कि आप कह सकते हो 1 क्लास भी आप कह सकते हो। कल थोड़ा बहुत मैं जल्दबाजी में था इसलिए। और देखिएगा शुष्क खेती आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जैविक खेती हमने करवा दी। इसके पहले हमने मौसम और जलवायु और कृषि का सामान्य परिचय वगैरह कई सारे पॉइंट पढ़ लिए हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को एक मन से लाइक करना है और प्यारा सा कमेंट करना है। अच्छी नहीं लग रही है तो भी कमेंट करके बताना है। ठीक है। तो आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बने रहिए, अपने सपनों को साकार करें फ्री में, बढ़े आगे, पढ़े फ्री में, TDP द ड्रीम पॉइंट के साथ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।